तो जैसे कि हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे थे 11th का, और पिछले टर्न पे हमने कुछ लॉ ख़त्म किया था, तो अब हम लोग वही सीरीज आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे गै-लुसाक्स लॉ। ये सारी आसान चीज़ें हैं, बस हल्का हल्का आप जान जाइए। देखिए, गै-लुसाक्स लॉ ये कहता है कि जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो होल नंबर में होता है। क्या मतलब हुआ? जैसे कि H2 + Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl। तो देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम H2, एक वॉल्यूम Cl2 कितना बना रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। यानी कि गै-लुसाक्स लॉ कहते हैं कि जब गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो एक होल वॉल्यूम में होता है। जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 क्या बनाएगा? 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 क्या बना रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि N2 का 1 वॉल्यूम, H2 का 3 वॉल्यूम, NH3 के 2 वॉल्यूम को बना रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में एड अप होते हैं, नहीं। मैंने क्या बोला है? गै-लुसाक्स ने कहा कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं? एक निश्चित होल नंबर वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक निश्चित होल नंबर वॉल्यूम को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। अब हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट हो इन दोनों का सम अप हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट हो इन दोनों का सम अप ना हो। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 ml रहा होगा और ये भी 10 ml रहा होगा तो ये 10 ml मिलके 20 ml बनाए होंगे। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए 20 ml होगा, अगर ये सपोज करिए 60 ml होगा, तो देखिए इसका 20 ml इसके 20 ml से रिएक्ट करके क्या बनाया होगा? 40 ml NH3। यानी कि इसका 20 ml और इसका 20 ml रिएक्ट करके 40 ml बना होगा। यानी कि H2 का जो 40 ml बचा वो अनयूज्ड हो गया, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 20 ml का N2 20 ml के H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 40 ml NH3। यानी कि 40 ml जो H2 है वो क्या हो गया? अनयूज्ड रह गया, यानी कि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। यही गै-लुसाक्स लॉ कहता है, बस सिंपल सी एक बात है। चलिए हम अगला आप देखते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आइए देखते हैं हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखेंगे बच्चों। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन सेम हो तो जो गैस के जो एक अगर और गैसेस के वॉल्यूम सेम हो तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या बराबर होगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 ml H2 है, 100 ml O2 है, 100 ml N2 है, और ये इन तीनों का टेम्परेचर, तीनों का प्रेशर और तीनों के फिजिकल कंडीशन सेम है, तो अगर 100 ml H2 X मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है तो 100 ml O2 भी X मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगा, और 100 ml N2 भी X मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगा। फिर समझेंगे। एवोगैड्रो ने कहा कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन एक बराबर, एक समान कर दिया जाए तो अगर गैसेस की वॉल्यूम अगर
निश्चित है या मतलब एक बराबर है, तो उन गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो भी बराबर होगी। जैसे कि अगर 25 डिग्री तापमान पर सपोज करिए, 25 डिग्री तापमान और 1 atm प्रेशर पे सपोज की बात मैं कर रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm तापमान पे अगर 100 ml H2 में अगर सपोज करिए 100 मॉलिक्यूल्स हों, 100 मॉलिक्यूल्स हों, तो 100 ml O2 का इस टेम्परेचर प्रेशर पर भी 100 ही मॉलिक्यूल होंगे और N2 के भी 100 ही मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन को अगर हम एक बराबर कर दें, एक समान कर दें, तो जो गैसेस की वॉल्यूम अगर बराबर है तो उनके अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। बस सिंपल सा एवोगाड्रो था। आपने क्लास 9th में इसी को दूसरे तरीके से पढ़ा था। आपने ये कहा था, एवोगाड्रो ने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, मतलब 1 मोल कुछ भी। यहाँ एवोगाड्रो का मतलब, यहाँ पे एवोगाड्रो ने वही बात बताई है बस, लेकिन अब चूंकि आप बड़े क्लास में, इसलिए आपको थोड़ा सा ऊंची चीज पढ़नी है। 9th में एवोगाड्रो ने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब आगे जो भी हो, आगे एटम्स है तो 1 मोल ऑफ एटम्स यानी कि इतना एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इतना मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ आयंस मतलब इतना आयंस। बस सिंपल सी बात है। चलिए, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी कहानी अब यहाँ तक की समाप्त होती है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही डिट्टो चीज़, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सेम कहानी आपको पढ़ना होगा क्लास 12 के सॉल्यूशन में। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस चीज़ को अच्छे से अगर इसको आप वो कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे इसको इस समय, तो आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में एक टॉपिक कम हो जाएगा पढ़ने को। इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या मतलब हुआ इसका, समझिए। कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए, पहले मैं बता दूं पढ़ने क्यों जा रहे हैं आप। जैसे कि सपोज करिए कि आपने दवा देखा होगा 100 mg, 500 mg, 50 mg, 200 mg, कैसे तय होता है कि क्या मतलब है 100 mg का, क्या मतलब है 500 mg। तो हम कहते हैं ना कि बहुत तगड़ी दवा है, बहुत पावरफुल दवा है। ये हम बात कैसे कह देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 500 mg का मतलब उसका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। कंसंट्रेशन टर्म्स लगभग वही चीज़ यहाँ पढ़ना है और इसका पढ़ाई हम इसी से करते हैं ताकि इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकें। देखिए, तो कंसंट्रेशन टर्म्स मेनली डिफाइन करते हैं हम सोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आप दुनिया में आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे वो ज़्यादातर सोल्यूशन है। दवा भी सोल्यूशन ही है एक तरह से। दवा क्या है? सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है भाई। आपके कुछ केमिकल्स लिए गए हैं, कुछ और केमिकल्स लिए गए, कुछ और केमिकल्स नहीं है, और तीनों को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला दिया गया, एक डेफिनेट कंसंट्रेशन में मिला दिया गया, तो क्या है? सोल्यूशन है। उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, बस वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। तो देखिए, तो सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन में दो टर्म्स आता है, एक सोल्यूट आता है, एक सॉल्वेंट आता है। चलिए, सोल्यूशन में दो टर्म्स आते हैं, एक सोल्यूट आएगा, एक सॉल्वेंट आएगा, और यही डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन। जैसे कि मैं बोलूं कि एक गिलास, एक 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दिया जाए और 100 ml और दूसरे 100 ml पानी में 5 चम्मच चीनी घोल दिया जाए, तो मैं पूछूं कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा मीठा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे 5 चम्मच वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पानी की संख्या समान थी और एक में सोल्यूट ज़्यादा था, एक में सॉल्वेंट कम था। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी लो होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी हाई होती है। मतलब जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट कराएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो सोल्यूट कराएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब यहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में था, 100 ml था, और चीनी 1 चम्मच था, तो मतलब पानी सॉल्वेंट हो गया और चीनी सोल्यूट हो गया। तो मैं बोला कि दो आपके पास 100 ml का पानी है, एक में आपने 1 चम्मच चीनी घोला है, 1 स्पून, और एक में आपने 5 चम्मच चीनी घोला है, तो कौन मीठा होगा? ये मीठा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि समान मात्रा के सॉल्वेंट में अलग अलग सोल्यूट घोला गया, तो जिसमें ज़्यादा सोल्यूट घोला गया है वो क्या है? ज़्यादा मीठा है। जिसमें कम सोल्यूट घोला गया है वो कम मीठा है।
तो अब ये तो आसान चीज़ थी, लेकिन अब मैं बोल दूं कि 100 ml पानी में 25 ग्राम चीनी घुला है, 150 में 23 ग्राम घुला है, तो बताइए कौन मीठा होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपको कुछ फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जिसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ और फिर आप लाइन बाय लाइन उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके जो सिलेबस में है वो कुल मिला जुला के आपके पास है मैंने 9 तरीके के लिखे हैं और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। पहला है वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, चौथा है आपका मोल फ्रैक्शन, ये ऑर्डर कुछ और अलग भी हो सकता है। अगला होगा आपका ppm पार्ट्स पर मिलियन, अगला होगा आपका ppb पार्ट्स पर बिलियन, और अगला होगा आपका मोलैरिटी, उसके बाद होगा आपका मोलैलिटी, और उसके बाद होगा आपका नॉर्मैलिटी। इतनी सारी चीज़ें आपको कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी ये है 8 और ये है 9, ये 9 तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेट बाय वेट से। पहला हमें पढ़ना है क्या, वेट बाय वेट परसेंट। चलिए बच्चों, अब हम कहेंगे, अगर हम देखें वेट बाय वेट परसेंट की बात करें हम, तो अब हमें पढ़ना है कि वेट बाय वेट क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन में एक में आपको सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में घोल के, मतलब। चलिए, तो यानी कि आपको पता होगा कि वेट बाय वेट का मतलब सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में 2 चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको केवल फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। क्या लिखा मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, जैसे मैं बोलूं कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम सुक्रोज मतलब वही ग्लूकोज, सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो बताना है आपको कि इसका वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वेट बाय वेट परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट कौन होता है, जो कम वाला, कौन होगा, 10 ग्राम वाला। अब एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, यहां मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, अब देखिए सॉल्यूशन की मास की बात करें तो सॉल्यूशन कब तैयार हो रहा है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, यानी कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूशन तब तैयार हो रहा है जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। यानी कि सॉल्यूट कितना है 10, सॉल्वेंट कितना है 100, मतलब 110 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 110 ग्राम इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9.09% आएगा, यानी कि इसका वेट बाय वेट परसेंट कितना हो गया 9.09%। ये बात क्लियर है। चलिए दूसरा हमें पढ़ना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंपल वही फॉर्मूला है, बस हल्के से चेंज है। यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मैं बोल भी दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं एक बार कैमरे में देख लूं। चलिए बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है।
देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए तो लिखने की बात होगी। अब मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज करिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड in 100 ml ऑफ वाटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से मैं लगाऊंगा। सपोज सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर H2O। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो ज़्यादा है वो क्या है, हाँ। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन हमने क्या लिखा है, 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ H2O। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, ये H2O मतलब पानी यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। पता है ये ज़्यादा है तो मतलब पानी में ही घोलेंगे, पानी में घोले हैं तो पानी यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो कंफ्यूज मत यहाँ पर होइएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करेंगे, 7 + 100 इज इक्वल टू 107। तो क्या हो जाएगा 107 × 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ H2O। 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ H2O। 7/107 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया, 7 + 100 इज इक्वल टू 107। 7/107 × 100 और इसका क्या निकलेगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये पहली चीज है। सपोज करिए कि इसी क्वेश्चन को क्या करता, ये कह देता कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखेंगे बच्चों यहां पर अब चीजें बदल गई। ये कह रहा है 7 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे इसने टर्म सॉल्यूशन लगा दिया है। सॉल्यूशन का लगाने का मतलब कि 7 ml HCl को घोलने के बाद ये 100 ml बन के तैयार हो रहा होगा। मतलब HCl और वाटर को मिलाने के बाद सॉल्यूशन 100 ml हो रहा है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप कि यहां पे ऑलरेडी इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, H2O दिया था तो H2O का मतलब वहां पे सॉल्वेंट था। यहां पे क्या किया है इसने, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ही दे दिया है। मतलब कि इसने पहले से आपका काम आसान कर दिया है। उसने कहा है कि जब आप HCl को घोलेंगे तो जो आपको सॉल्यूशन मिलके तैयार होगा वो 100 ml है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 7/100 × 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7%। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखिए इसी से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपको मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ दे देता, मतलब 100 ml ऑफ H2O और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और मैं पूछता कि बताइए कि 7 ml HCl को 100 ml पानी में घोलने के बाद और 7 ml HCl को घोलने के बाद अगर 100 ml सॉल्यूशन बन रहा है तो बताइए दोनों में ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का परसेंट निकाल लेंगे, जो ज़्यादा आ रहा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो ये भी इसका एक इस्तेमाल है। चलिए एक चीज और देखेंगे बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चलिए तो मैं डायरेक्टली फिर वही काम करता हूं। मैं क्या करता हूं, हाँ बच्चों देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपका वेट बाय वॉल्यूम पहले बता दूं आपको। चलिए तो डायरेक्ट हम, जैसे कि हमको पता है हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए बच्चों एक चीज आपको याद नहीं करना है। जैसे देखिए वेट बाय वेट, तो पता है कि जहां वेट आएगा वहां मास आना है। तो जैसे वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम का मतलब वहां जहां ml आना है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगा। तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है बच्चों, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर नीचे दोनों वेट है तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए यहाँ मैं एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दूंगा, उसे लगाना है आपको, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% weight by volume. Find W by W percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिए। कह रहा है कि अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ये दे चुका है आपको। तो फाइंड W by W परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम सोल्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। क्यों शानदार है? क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। देखिए कैसे, देखिए अब हम इसको मिटा दें, ये बच्चों आप लिख लेंगे। वेट बाय वॉल्यूम पर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या है। यहां इसने कह रखा है, कह रहा है कि अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ हाँ, देखिए इसका मतलब हुआ 100 ml पानी में घुला होगा, मतलब 100 ml सोल्यूशन में घुला होगा। क्या मतलब है समझिए। मैंने बोला 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अब देखिए वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई शुगर सोल्यूशन है जो कि क्या है 10% है, ठीक है, क्या है 10% है, तो क्या होगा, तो इसको समझेंगे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए मैं इसको मैं एक चीज, मैं पहले एक चीज क्वेश्चन में आपको पहले और कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं। सपोज करिए मैं बोलूं कि 3 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला है। क्या मैंने बोला कि 3 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला है, तो बताइए इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। फिर समझेंगे। 3 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला है, ये क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन है कि 3 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला है, तो बताइए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। तो क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 3, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 इंटू 100, यानी कि 3%। यानी कि 3 ग्राम शुगर अगर 100 ml सोल्यूशन में घुला है तो उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ रहा है 3%। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला होगा। समझिए 3 ग्राम शुगर अगर 100 ml सोल्यूशन में घुल रहा था तो कितना परसेंट आ रहा था 3। तो अगर 10 ग्राम शुगर अगर 10% अगर वेट बाय वॉल्यूम है, तो यानी कि 10 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में घुला होगा। कर लेंगे बच्चों यहां से, चलिए ठीक है। अब देखिए यानी कि ये पता चल गया आपको कि आपके पास सोल्यूशन कितना है, कितना सोल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। वेट बाय वेट परसेंट का क्या फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही था आपका। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट तो पता है आपको, चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये 10 ग्राम ये तो आपके पास है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सोल्यूशन ml में है और आपको चाहिए किसमें, मास। मास मतलब वेट में चाहिए, तो आपको यहाँ मास चाहिए, तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है कितनी, इतनी, यानी कि अगर इसका मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 1.25, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा
डेंसिटी कितना है 1.25, वॉल्यूम कितना है 100, यानी कि 125 ग्राम। समझा बच्चों आपने? यानी कि यहां से कितना आ गया मास 125 ग्राम। अब आप निकाल सकते हैं कैसे? सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 125 इंटू 100, ये कट जाएगा आपका, ये आएगा 8%, यानी कि इसका आंसर कितना है 8%। कैमरे में देख लो एक बार, बिल्कुल आ रहा है कैमरे में। और बच्चों ये आपका ऐसे लगेगा, आराम से पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, और मुझे आशा है जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको कोर्स पूरा करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप ये कंटेंट पढ़ते हैं और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं या यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपके बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। बाकी उसके पहले मैं एक बार बोर्ड कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको और आपको पॉलिश करूंगा। लेकिन यहाँ मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको कि अगर आप यहाँ से केवल पढ़ लेते हैं तो आपके 95% पक्के हैं, ये मेरा गारंटी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो और क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो। चलिए अब आता है मोल फ्रैक्शन। चलिए ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, और इजी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। सब है, ये बहुत ज़रूरी है, आसान है, ज़रूरी है और बहुत बार आता है आप एग्जाम में। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? कहता है कि सपोज करिए कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही होगा लेकिन सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आप एक गिलास पानी में आप चीनी भी डाल दीजिए, नमक भी डाल दीजिए, ग्लूकॉन डी भी डाल दीजिए, फिटकरी भी डाल दीजिए, तो ऐसा थोड़ी कि सोल्यूशन नहीं रह गया। मेरे कहने का मतलब होगा कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन जो सॉल्यूट होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। तो मतलब एक सोल्यूशन में 2 से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 2 तो चाहिए ही चाहिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं और जितने चाहे उतने हो सकते हैं। तो सपोज करिए कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 कंपोनेंट लेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें मानेंगे कि इसमें केवल 2 कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे एक A है एक B है, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट आप कितने भी ले सकते हैं, A B C D E F, मैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट लेके चल रहा हूँ और इसी से मैं पूरा आपको समझा दूंगा। तो और ये सब पे अप्लाई है, 3 पे लेके चलेंगे तो भी, 4 पे लेके चलेंगे तो भी, 5 पे लेके चलेंगे तो भी, 6 पे लेके चलेंगे, आप कितना भी लेके चलिए। तो मैं ये मान रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, ठीक है। सपोज करिए A का मोल है 4 और B का मोल है आपका 3। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया मोल, अब ये क्या भला है? चलिए मोल आपको पता है कि मोल क्या होता है या मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल आपको एक फॉर्मूला पता होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए बच्चों अब देखिए मैं आपको समझा भी दूं यहाँ पे क्या मतलब होता है। देखिए मोल का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप अगर ये समझाते हैं मोल क्या है, तो मोल ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूट के कितने कंपोनेंट है या कितने पार्टिकल्स है, वही मोल आपको बताता है। मोल का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आइए देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैं बोलूं कि मैं बोलूं बताइए 120 ग्राम NaOH में कितने मोल्स होंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 120 ग्राम NaOH में कितने मोल्स होंगे। तो मोल्स का सिंबल क्या होता है? N होता है। गिवन मास मतलब जो मास हम दिए, मतलब दिया गया है, कितना है 120। मोलर मास पता होगा कि कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सबको जोड़ दीजिए। तो Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1। तो 23, 16 और 1 यानी कि 40, यानी कि 3, यानी कि 120 ग्राम NaOH में 3 मोल्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 196 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स होंगे।
196 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स होंगे? तो आइए देखते हैं। N इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास। गिवन मास कितना है? 196। मोलर मास कितना होता है? जोड़ लेते हैं। सल्फर का होता है 32, O का होता है 16, तो 16 4 जा 64, तो 64 और 32 कितना हो गया? 64 और 32 कितना हो गया? 74, 84, 94 और 96 हो गया, और 2 98 हो गया। यानी कि काटेंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। तो मतलब 196 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स हो गए? 2। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको मोल्स निकालने आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो सपोज करिए कि यहां पर क्या था? A और B था, और एक में मोल्स कितने थे? 4, और B के मोल्स कितने हैं? 3। दो, एक सोल्यूशन है जिसमें दो सल्यूट हैं, एक का मोल हमने मान लिया 4 और एक का मोल मान लिया हमने 3। अब मैं पूछूं कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? तो देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं जीटा से। इसको चाहिए तो आप x भी कह सकते हैं और x पढ़ भी सकते हैं, कोई बहुत उसमें दिक्कत नहीं है, इसको जीटा बोलते हैं वैसे। तो मैं बोलूँ बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? तो कैसे लिखेंगे समझिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब देखिए, चाहिए तो अगर यहाँ पे CD होता तो ऐसे हम बस बढ़ाते जाते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ, ऊपर वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अगर A का निकालना है तो, लेकिन नीचे आप जितना चाहिए, अगर जितना कंपोनेंट यहाँ पे लेते उतना ही कंपोनेंट यहाँ पर बढ़ा देते। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, D एंड सो ऑन। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है? 3। तो 4 प्लस 3, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? 4 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है? 7। यानी कि जीटा है क्या है? यानी कि मोल फ्रैक्शन A का कितना हो गया? 4/7। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, तो क्या हो जाएगा? जीटा B इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, 3/7। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई आपको, मुझे उम्मीद है। चलिए, अब यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उसको जो है बहुत ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, जीटा A और जीटा B, अगर आप देखिए तो अगर आप जीटा A और जीटा B को ऐड करिए, जीटा A प्लस जीटा B को ऐड करिए, तो आप पाएंगे 4/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 1। 7/7 इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो उसका रिजल्टेंट 1 आता है। ऐसा नहीं केवल 2 में, 3 रहता तो भी आता, 4 रहता तो भी आता। ठीक है, अभी मैं करके दिखा भी दे रहा हूं आपको। तो देखिए, ध्यान रखेंगे हम कि एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उनके मोल फ्रैक्शंस को हम एडअप कर दें तो रिजल्टेंट कितना आता है? 1 आता है। तो हमें 2 फॉर्मूले यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के मिले, एक ये आपका और एक ये आपका। ये 2 आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, एनसीईआरटी में केवल ये दे दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। क्लियर है ये? चलिए, तो 2 फॉर्मूले मिले, एक ये, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है? जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू क्या है? 1 है। क्लियर है बच्चों ये? चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बताइए 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर में बताइए NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और H2O का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। देखिए, NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? हमें पता है नंबर गिवन मास पर मोलर मास। गिवन मास कितना है? 40। मोलर मास कितना होगा? 23, 16 और 1, 40। यहाँ कितना आ गया? 1। यानी कि NaOH का मोल कितना है? मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल कितना है? 1।
अच्छा 54 ग्राम देखा जाए कितना होगा, 54 ग्राम 18 क्या है 3, यानी कि 54/18 यानी कि गिवन मास कितना है 54 और पानी का मोलर मास कितना होता है 18, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3। अब मैं पूछूं कि बताइए NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है, यानी कि जीटा NaOH इज इक्वल टू 1/1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, यानी कि दोनों का, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अब मैं पूछूं आपसे बताइए कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड NaOH 3/4। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 1 आएगा, 1/4 + 3/4 कितना आएगा 1, देखा प्रूफ हो गया। तो मतलब हमने जो ऊपर बताया है वो सही हो गया। अब अगर आपके बच्चों को कंफ्यूजन है तो आइए मैं एक एग्जांपल लेके 3 करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज करिए एक कंपोनेंट है जिसमें A, B और C है, एक का सपोज करिए 3 है, एक का सपोज करिए 4 है, या ये दूसरे नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक का 2 है, एक का 5 है, एक का 8 है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब मैं पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 8 5 13 to 15। जीटा A कितना है 2/15, क्या किया हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को अपॉन टोटल को जोड़ दिया है। जीटा B कितना है 5/15 और जीटा C कितना है 8/15। अब देखिए अगर मैं बोलूं जीटा A प्लस जीटा B प्लस जीटा C तो 5 to 7 और इन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 2 प्लस, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 5 to 7 प्लस 15 इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं आप ऐसे कितने भी कंपोनेंट आप लेकर दे चेक कर सकते हैं, हमेशा उसका रिजल्टेंट कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां तक मुझे लगता है बच्चों क्लियर होगा। चलिए बच्चों अब अगला पढ़ लेते हैं पीपीएम। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रिलियन में होता है 10^12, बिलियन में होता है 10^9 और मिलियन में होता है 10^6। ये याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ट्रिलियन में होता है 10^12, बिलियन में होता है 10^9 और मिलियन में होता है 10^6। अब मैं कोई पूछे पीपीएम क्या होता है, तो ये आसान चीजें हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे इसमें, और डीप में जाने लायक टॉपिक है भी नहीं है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है क्या, देखिए अगर आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ पीपीएम, मतलब पीपीएम मतलब समझ पर समझिए, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ कि अगर आपके पास सपोज कि मैं एक कंटेनर दे दूं जिसमें 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। सपोज करिए मैं आपको एक कंटेनर दे दूं और मैं बोलूं कि बताइए इसमें 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एक के, ठीक है 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं ए के कितने हैं 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने क्या किया कि इसमें कुछ बी मिला दिया, जैसे 5 पार्टिकल 10 पार्टिकल 10 पार्टिकल, मतलब बी मिला दिया, यहाँ पे बी कुछ मिला दिया, एक्स पार्टिकल सपोज बी के मिला दिया। अब एक्स पार्टिकल 10^6 से कम ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर ए 10 लाख है तो आपने बी 20 लाख मिला दिया, ऐसा नहीं है। जो भी मिलाएंगे मतलब यहाँ पर ए एज अ सॉल्वेंट काम करेगा और बी एज अ सोल्यूट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं सोचिए कि सर हम अगर 10^7 मिला देते तो क्या होगा, नहीं। यहाँ पर ए आपको सॉल्वेंट मान के चलना है और बी आपको सोल्यूट मान के चलना है। तो आपने क्या कर दिया कि 10^6 में आपने बी कुछ मिला दिया एक्स पार्टिकल। तो अब मैं पूछूं बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पीपीएम कितने होंगे, मतलब पर 10 लाख ए में बी कितना होगा। यही बस मतलब होता है पीपीएम का कि 10 लाख किसी के 10 लाख कणों में बी के कितने कण हैं। तो देखिए तो यहां क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा आपको, ये
वेट बाई वेट की तरह, लेकिन वहां पे हम 100 से कर रहे थे, या हम 10⁶ से करेंगे। बस सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें वो नहीं है। क्या किया, सब वही चीज है, बस वहां पे 10⁻² से यानी 100 से कर रहे थे, या 10⁶ से करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन में होगा, पीपीएम में होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करा दे रहा हूं। चलिए सपोज करिए कि 100 ग्राम वाटर में हमने 8 × 10⁻⁴ क्या किया है, ग्राम O2 घोल दिया है। क्या किया है हमने, 100 ग्राम वाटर में 8 × 10⁻⁴ ग्राम O2 हमने घोल दिया है। तो आपको बताना है कि O2 का कंसंट्रेशन कितना है पीपीएम में, मतलब पर 10 लाख। अब यहाँ पे पीपीएम लिख दिया, अगर पीपीएम नहीं लिखा होता तो फिर आपको जरूर आप ये फॉर्मूला लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पीपीएम लिख दिया है, यहाँ बोला है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन पीपीएम, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 8 × 10⁻⁴। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। अब देखिए बच्चों, यहाँ अच्छी समझिएगा, यहाँ भले से 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी क्या है, बेहद छोटी है। और दूसरी चीज देखिएगा कि यहाँ पर चूंकि वाटर में घोला गया है पानी को, तो यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पे रीजन ये क्या है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत कम है, 8 × 10⁻⁴ ग्राम है, मतलब कुछ समझे, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कुछ आस पास भी उसके नहीं है। तो आप जोड़ भी देंगे तो भी कोई मतलब उससे नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, नीचे लिखिए 100 × 10⁶। अब इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आएगा, इसको आप लिख लेंगे तो आपका कुछ 8 ppm आएगा। देखिए कितना कम है, यानी कि पर 10 लाख H2O के मॉलिक्यूल्स में केवल 8 मॉलिक्यूल O2 के हैं। मतलब सोचिए कितना रेशियो कम है, मतलब बहुत कम है। मतलब 10 लाख अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें 8 ही केवल ऐसा कण होगा जो O2 होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 ppm। चलिए अब बच्चों, मुझे लगता है कि आपको पीपीबी में कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अगर मैं पूछूं पीपीबी क्या है, तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पीपीबी कर दूं, मतलब पार्ट्स पर बिलियन, क्या करूं, पार्ट्स पर बिलियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁹। अगर मैं पीपीटी कर दूं, पार्ट्स पर ट्रिलियन कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। तो यहां तक मुझे लगता है बच्चों को क्लियर होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से पढ़ेंगे मोलैरिटी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।